स्वागत है बच्चों आप सबका O2N डिजिटल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर फर्स्ट। बेटा क्लास 11th में चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, यहां से हमारी अकाउंटिंग की शुरुआत होती है। एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। व्हाट इज अकाउंटिंग, क्यों जरूरी है एक बिजनेस को अकाउंटिंग करना। बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, अकाउंटिंग के बिना किसी बिजनेस को चलाना बिल्कुल समझ लो ऐसा है जैसे किसी बड़े से समंदर में एक शिप बिना रडार के घूम रही हो, यानी कि उसे एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि वो कहां पर है और वो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगी। जब आपको यही नहीं पता होगा कि वेयर आर यू नाउ, देन हाउ कैन यू रीच अ डेस्टिनेशन। तो बेटा अकाउंटिंग बिजनेस के लिए समझ लो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अकाउंटिंग के अंदर ये हमें बहुत सारे तरीके से हेल्प करने वाला है बिजनेस चलाने में, क्योंकि अकाउंटिंग हमें देता है इंफॉर्मेशन। क्या देता है? इंफॉर्मेशन। और आप सबको पता है इंफॉर्मेशन के बिना किसी भी तरह का डिसीजन लेना एक तुक्का लगाने जैसा होता है, गेस करने जैसा। बट इफ यू हैव गुड इंफॉर्मेशन देन यू कैन टेक राइट डिसीजन। तो चलते हैं अपनी अकाउंटिंग की ये शुरुआत करते हैं। बेटा जी मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं, जो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर यहां पर इनपुट है, यहां इनपुट हो रही है कोई चीज, इनपुट के बाद वो चीज अगर प्रोसेस हो रहा है तो उससे क्या निकल रहा है हमारे पास? आउटपुट। ठीक है, इनपुट होगा, प्रोसेस होगा, तो फाइनली हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा उसे हम बोलते हैं आउटपुट। ठीक ठीक है सर। बेटा यहां पर आपको ये समझना है जो डेटा होता है जिसे हम डाटा बोलते हैं, तो डेटा जो होता है और आउटपुट में हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इंफॉर्मेशन। बेटा अगर एक डेटा को इनपुट किया जाए, उस डेटा को अगर प्रोसेस किया जाए तो उससे जो आउटपुट निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, देन आप बहुत आराम से बता सकते हो डेटा इज अ रॉ फैक्ट। डेटा इज अ रॉ फैक्ट। डेटा केवल रॉ फैक्ट है या अनप्रोसेस्ड बात है। ये डेटा क्या है? रॉ मटेरियल है, सिंपली रॉ फैक्ट। डेटा को देख करके कभी भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक कंपनी का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब जो इनफ्लो है, जो पैसा कंपनी में आता है, 1 करोड़ रुपए आता है। बताओ कंपनी अच्छी है कि बुरी? क्योंकि ये तो एक डेटा हुआ ना। तो आप क्या गेस करोगे? आप गेस ही कर सकते हो। आप सही से आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास डेटा है। आप बोलोगे 1 करोड़ रुपए आता तो अच्छा ही होगा सर। मैंने कहा बेटा दूसरी बात सुनो, कंपनी का खर्च जो एक्सपेंस है वो 2 करोड़ है। तब आपने दोनों डेटा को मैच किया, एक तरीके से क्या किया? मैच करके प्रोसेस किया। आपने कहा इनफ्लो 1 करोड़ का और आउटफ्लो 2 करोड़ होना है, तो कंपनी तो लॉस में चली जाएगी सर। तो जो ये आपने कंक्लूजन निकाला, वो कंक्लूजन कैसे निकला? डेटा को जब आपने प्रोसेस किया तो जो इंफॉर्मेशन निकली लॉस की, तब आप बता सकते हो कंपनी इज नॉट डूइंग गुड। तो डेटा का फैक्ट होता है इंफॉर्मेशन। प्रोसेस्ड डेटा, जब डेटा प्रोसेस्ड हो जाता है तो क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन।
ना बेटी जी, अगर मैं इनपुट में फाइनेंशियल अगर मेरा डेटा कैसा है, फाइनेंशियल नेचर का, तो मेरी इंफॉर्मेशन भी कैसी होगी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर हमारे डेटा का नेचर फाइनेंशियल होगा तो प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट निकलेगा उसका नेचर भी फाइनेंशियल होगा। ठीक है, तो अगर मैं एक आपसे बोलूं अकाउंटिंग इसी काम को करता है, तो मैं एक डेफिनेशन अपनी तरफ से अगर बनाऊं तो अकाउंटिंग क्या है, आप कह सकते हो अकाउंटिंग is a process of converting क्या कन्वर्ट कर रहा है, फाइनेंशियल डेटा को फाइनेंशियल डेटा इनटू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये मैंने अपनी तरफ से एक डेफिनेशन आपको समझाने की कोशिश की कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। अब मैं बार बार बोल रहा हूं, अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, इस पर आपको फोकस करना है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। इस प्रोसेस में काम क्या किया जाता है, जो कन्वर्ट करता है फाइनेंशियल डेटा को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, और इसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर मैनेजर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन मेकिंग करेंगे। एक रिलेशन है बेटा, बिजनेस के अंदर डिसीजन मेकर को डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, और उस इंफॉर्मेशन को जनरेट करने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। तो नेक्स्ट आप ये कह सकते हो सर इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या आता है, स्टेप, क्योंकि प्रोसेस का मतलब है कि कई स्टेप में होगा, प्रोसेस एक सिंगल स्टेप नहीं है बेटा। तो मैंने कहा अकाउंटिंग प्रोसेस जरा बताइए, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या आता है। मैंने कहा बेटा प्रोसेस में आएगा आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट के बाद रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफिकेशन, फिर समराइजेशन, फिर एनालाइजेशन, फिर इंटरप्रिटेशन, फिर कम्युनिकेशन। किसको कम्युनिकेट करना है, यूजर को। यूजर कौन है सर, यूजर इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। ये सब कुछ अभी डिटेल में हम करने वाले हैं। ये प्रोसेस है बेटा। पहले दो स्टेप में तो केवल ये इंश्योर करना है कि पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, पहले तो आइडेंटिफाई करो। मैंने कहा क्या आइडेंटिफाई करना है, मैंने कहा देखो बेटा जब ह्यूमन कोई एक्टिविटी करता है, ह्यूमन जो भी एक्टिविटी करता है, चाहे बिजनेस ही कर रहा हो, ह्यूमन एक्टिविटी में दो तरह की एक्टिविटी होती हैं। कौन कौन सी, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। या आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा या बीएससी में पढ़ेंगे बेटा। नॉन इकोनॉमिक जो चीजें हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये दोनों एक्टिविटी इन्वॉल्व होंगी। जहां ह्यूमन है, ह्यूमन एक्टिविटी में दोनों होंगी हमेशा। तो बेटा जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हमारी अकाउंटिंग के लिए इररिलेवेंट डेटा है। अकाउंटिंग कहता है जो इमोशनल है, जो आपके सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है।
अकाउंटिंग का लेना देना है इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल। तो पहले आइडेंटिफाई करिए कि जो ट्रांजैक्शन है क्या वो फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं। फाइनेंशियल नेचर का मतलब सर जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट हो, मनी इन्वॉल्व हो। अगर ट्रांजैक्शन में मनी का टर्म इन्वॉल्व है तभी वो फाइनेंशियल हुआ। तो हमने आइडेंटिफाई किया, हाँ सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मनी का इन्वॉल्वमेंट है। सेकेंड स्टेप कहता है क्या? कहता है चेक करिए क्या उस मनी जो इन्वॉल्वमेंट है मनी का उसको आप मेजर कर सकते हो, आप नाप सकते हो कितना अमाउंट। जैसे अगर मैं बोलूं बेटा कहीं आग लग गई किसी प्रेमाइसिस में, तो क्या इस आग लगने की घटना में मनी का इन्वॉल्वमेंट है? बिल्कुल है। आग लगी है प्रेमाइसिस में तो नुकसान होगा। नुकसान किस में नापा जाएगा? पैसों में। तो मैंने कहा तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है सर, तो इसको अकाउंटिंग में मतलब है? बिल्कुल मतलब है। तो लिख लेते हैं। हमने कहा इसको लिख ले जाए, पर मैंने कहा रुक जाओ, आग पहले बुझ जाने दो और उसके बाद ये एनालिसिस हो जाने दो कि कितने रुपए के बराबर का नुकसान हुआ है। तो मेजरमेंट करता है मॉनेटरी टर्म में, उसको नापिए कि हाउ मच मनी इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजैक्शन। जब एक बार असर्टेन हो जाएगा कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इतने रुपए का लेन देन, इतने रुपए की इक्विवेलेंट की वैल्यू इन्वॉल्व है, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड मतलब अपनी बुक्स के अंदर, बुक्स मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट ही तो मेंटेन करेंगे हम। रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल। जर्नल क्या है सर? जर्नल एंट्री। बेटा रिकॉर्डिंग कम करेंगे, हमने कहा अब बुक्स में लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे कैसे? हम ऐसे थोड़ी लिख देंगे कि आग लगने से इतने का नुकसान हुआ, हिंदी में ना इंग्लिश में। मेरे कहने का मतलब एक बिजनेस की खुद की लैंग्वेज है, बिजनेस की खुद की एक लैंग्वेज है। उस बिजनेस की उस लैंग्वेज को ही बोलते हैं जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं? जर्नल। तो जर्नल एंट्री के इसके अपनी लैंग्वेज में उस बात को रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है। एक बार डेटा रिकॉर्ड हो गया तब हम क्या करेंगे? उसको क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई करने का मतलब लेजर्स प्रिपेयर करना सीखेंगे। डेटा से, इस डेटा से लेजर कैसे बनेगा, और जब सारे लेजर कंप्लीट हो जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे हम क्या करेंगे? सारे लेजर के बैलेंसेस को समराइज कर देंगे। कहां समराइज कर देंगे? समराइजेशन मींस प्रिपरेशन ऑफ अपना वही आउटपुट, क्या? इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन से बेहतर शब्द देंगे इसको हम एक स्टेटमेंट में ये बात बताएंगे, तो हम उस स्टेटमेंट को बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जहां पर ये इंफॉर्मेशन मिलती है, ये इंफॉर्मेशन कहां मिलेगी सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाएगा, जिसमें प्रॉफिट या लॉस, उस पीरियड का प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा, और हमें एट द एंड ऑफ द डे हमारी एसेट्स और लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो हमें समराइज फॉर्मेट में एक स्टेटमेंट के फॉर्म में प्रॉफिट और लॉस और इंफॉर्मेशन पता लगेगा। मैंने कहा ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। अब इस इंफॉर्मेशन को जो मिली है, इन इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे। एनालिसिस करने का क्या मतलब है? डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एनालाइज करेंगे, प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे। ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं कि इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। एनालिसिस करके अपने ओपिनियन को, अपने यानी एनालिसिस के बाद जो हमारा ओपिनियन बनेगा उसको इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रिटेशन अपने स्टेटमेंट में, और उस इस इंटरप्रिटेशन को, इस एनालिसिस रिपोर्ट को और पूरा ये फाइनल अकाउंट, ये सारा का सारा किसको कम्युनिकेट बता देंगे? किसे बताएंगे? जो भी यूजर हैं जिनको इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नीड है।
नीड किसको होती है, यूजर को? सर कंपनी के इंटरनल लोग भी हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और कुछ एक्सटर्नल लोग भी हैं जिनको नीड होती है। तो ये पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है बेटा। ठीक है जी, समझ में आया क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलते हैं पहले चैप्टर पर। बेटा जी देखिए यहां पर learning objectives. This chapter would enable ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग क्यों की जाती है, फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, रोल्स ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, ब्रांचेस कितनी होती हैं इनकी, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अभी मैं आपको बात कर रहा था इससे, एंड इट्स टाइप, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये टोटल वो टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं बेटा। तो फटाफट से शुरू करते हैं वन बाय वन। मीनिंग एंड डेफिनेशन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है, समराइज्ड फॉर्मेट में। देखिए बुक के अंदर आपको मीनिंग में कई तरीके से जहां जहां से डिफाइन किया गया है आपको मिल जाएगा। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन की जगह मैंने क्या दिया है, ट्रांजैक्शन की जगह मुझे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अच्छा लगता है, इसलिए हमने क्या किया, हम क्या कम्युनिकेट करें, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट। तो ट्रांजैक्शन भी है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट पूरी शो करेंगे अगर आप, तो ट्रांजैक्शन भी तो रिकॉर्डेड है उसमें, और कम्युनिकेट करेंगे फाइनली आउटकम हमारा जो रिजल्ट है टू द यूजर देयर ऑफ। अब अगर हम बेटा ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, इन्होंने ये इस तरीके से डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये क्या होता है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, इसके बारे में मैं यहां पर आपको बता दूंगा। सीपीए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट एक इंस्टीट्यूट है बेटा अमेरिका में, एक बॉडी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट जो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स बनाती है। आप लोग बेटा जानते होंगे इंडिया के अंदर, इंडिया में ICAI ये नाम आपने सुना होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये जैसे ये इंस्टीट्यूट है ना अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, वैसे ये इंडियन इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर बेटा आपको कॉमर्स लेकर आगे चलकर सीए बनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो इकलौता इंडिया में इसी इंस्टीट्यूट से आपको ये डिग्री मिल सकती है। और इस इंस्टीट्यूट से जब आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, डिग्री मिलेगी, उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे पूरे इंडिया में क्या करने के लिए, बेसिक जो बात काम होता है, काम तो सीए बहुत सारे करता है, पर मेन चीज है ऑडिटिंग। मेन क्या है बेटा, ऑडिट करना। इंडिया में केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑथराइज्ड पर्सन है जो ऑडिटिंग का काम करता है। कोई पूछे सर ये ऑडिटिंग होती क्या है, बेटा सीए का काम बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना नहीं होता है। बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट तो कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के जो अकाउंटेंट होंगे, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा वो मेंटेन करेगा, जो आपने भी देखा जनरल रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, फाइनल अकाउंट बना, सारा काम वो करते हैं। ऑडिटर तो बेटा केवल एक तरीके का चेकर होता है, ये एम्प्लॉय नहीं होता है कंपनी का। कंपनी को एक ऑडिटर से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करवाना होता है। तो ऑडिटर क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनर। ऑडिटर इज ए इंडिपेंडेंट एग्जामिनर, जो कंपनी का, अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय हुआ तो कंपनी जहां बोलेगी उसके बॉस वहीं पर साइन करना पड़ेगा, है ना। तो सीए जो ऑडिटर के फॉर्म में कंपनी में एक्सटर्नल ऑडिटर आता है, तो कंपनी क्यों अपॉइंट करेगी उसे जब वो कंपनी की बात नहीं सुनेगा।
बेटा ये कंपनी में तो मैंडेटरी है, हमारे इंडिया में जो भी आपकी बिजनेस का फाइनल रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट आरओसी में सबमिट करना पड़ेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएगा, क्योंकि आपको टैक्सेशन भी देखना होगा। तो आपके गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट में जब आरओसी में फाइल करेंगे आप अपनी रिपोर्ट, तो तब तक वैलिड नहीं मानी जाएगी जब तक वो किसी इंडिपेंडेंट ऑडिटर से स्टैम्प्ड ना हो। अच्छा, मान लीजिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कोई कंपनी आपके पास आती है, भाई हमारी फाइनल रिपोर्ट है, इस पे आप स्टैंप लगा के साइन कर दीजिए, ये आपकी फीस होती है। आप ऐसे आंखें बंद करके कर देंगे, साइन कर दिया, मान लो उसके अंदर फ्रॉड इन्वॉल्व है, तो गलत है चीजें, तो आप बोलोगे भाई साइन तो मैं करूंगा लेकिन मुझे टाइम चाहिए, मैं पहले इसको अपने सेटिस्फेक्शन लेवल पे इन इंफॉर्मेशन को चेक करना चाहूंगा। आपकी कंपनी आऊंगा, जैसे जैसे जो भी मुझे प्रोसीजर पता है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट कहता है, अकॉर्डिंगली पहले मैं चेक करूंगा, वेरीफाई करूंगा, उसके बाद मुझे अगर सही लगा तो मैं साइन करूंगा। तो ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका एग्जामिनेशन है? एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। जो बुक्स ऑफ अकाउंट बने हुए हैं उनका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। तो बेटा केवल इंडिया में सीए ही कर सकता है ये काम? हाँ जी। तो मान लीजिए कोई सीए यहाँ से अमेरिका चला जाए और बोले मेरे पास सीए की डिग्री है, मैं अमेरिकन कंपनियों की वहां पर ऑडिट करना चाहता हूँ, तो वो वैलिड है अमेरिका में? नहीं बेटा, अमेरिका में जैसे यहाँ सीए वैसे ही अमेरिका में ये इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ये आपको सीपीए बनाती है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जैसे यहाँ पर सीए है वैसे वहां पर कौन है? सीपीए। इनका काम वही है जो काम यहाँ पर सीए का है। तो सर कोई सीए अमेरिका में इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकता? कर सकता है बेटा। इस इंस्टीट्यूट के कुछ मिनिमम एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम को देना पड़ेगा आपको। यानी कि सीए बनने के बाद अगर आप अमेरिका में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इस इंस्टीट्यूट के कुछ लिमिटेड एग्जाम हैं, वो एग्जाम आपको क्लियर करना होगा। वो एग्जाम आप क्लियर कर दीजिए जाकर, और ये इंस्टीट्यूट भी आपको अपने ऑडिट का सर्टिफिकेट दे देगा, आप भी ऑडिट कर पाएंगे क्योंकि सीपीए भी आप हो जाएंगे। चलिए हम अपने वापस आते हैं। अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट primarily of a financial character and the art of making significant summaries, significant मतलब जरूरी, महत्वपूर्ण, significant summaries हम समराइज करते हैं, बात में भी बताया था। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट and communicating the result to person who must make decision or form judgment, जिसको कुछ डिसीजन लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से कई डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी बेटा, जो आपको अच्छी लगे वो लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छी लगती है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है बेटा, अगर बात की जाए कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स, बेटा जो अभी मैंने आपको डेफिनेशन अपनी तरफ से बताई थी उसमें जितने स्टेप मैंने बताए थे, हर स्टेप को आप अलग अलग एक्सप्लेन कर दीजिए। आइडेंटिफाइंग, मेजरमेंट, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन अभी समझाया था, उनको रिकॉर्ड कर दीजिए, क्लासिफाई करिए, समराइज करिए, एनालाइज करिए, इंटरप्रेट करिए और कम्युनिकेट कर दीजिए। तो जो डेफिनेशन मैंने बताई है वही क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। गॉट इट? अब हर एक स्टेप को एक्सप्लेन किया गया है जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, टर्म ऑफ मनी। ठीक है, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड, जो ट्रांजैक्शन आपने अभी आइडेंटिफाई की कि इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है, उसका क्या करेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट measured in term of money, and event which cannot be measured in term of money is not recorded in the books of account. For example, event like quality of management। एक बात बताइए, अभी मैंने कहा था कि बेटा जो पर्सनल है, जो नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर की चीजें हैं, नॉन इकोनॉमिक इवेंट हैं, उनको हम बिजनेस में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं।
appointment of a manager are not recorded in the books of account. Question: why? Because these transactions are not economic transaction, not in a financial nature. Next, beta, recording. Accounting is an art of recording business transaction in the books of account. Recording is the process of recording business transaction. Financial characters, टर्म ऑफ मनी, सिंपल वही बात है बेटा, ये लिखा हुआ है। जर्नल एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग। क्लासिफाई में क्या करते हैं? ग्रुपिंग ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। इंपॉर्टेंट क्या हुआ? एक नेचर का एक ही प्लेस पर इकट्ठा कर देते हैं बेटा। जैसे कैश ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड कई बार आएगा, कई बार जाएगा, कई जगह से आएगा, कई जगह जाएगा। मैंने कहा कैश को एक जगह ले आओ। कहां से कैश आया पूरे थ्रू आउट द ईयर और कहां कैश गया, अगर ये सारी इंफॉर्मेशन बेटा जर्नल में जो भी रिकॉर्ड होता है, बेटा जर्नल में जो भी रिकॉर्ड होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। क्रोनोलॉजिकल मींस टाइम के अकॉर्डिंग जो घटना होती जाएगी रिकॉर्ड होती चली जाएगी, लेकिन थ्रू आउट द ईयर वो घटना कई जगह टाइम के अकॉर्डिंग फैली हुई है। इनका पूरे ईयर की घटना को अगर कैश की सारी इंफॉर्मेशन में कैश का एक अकाउंट बना दूं और उस कैश अकाउंट में सारा इंफॉर्मेशन एक साथ इकट्ठा कर दूं तो उसे बोलते हैं ग्रुपिंग। क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग किस बेसिस पर होगा? वन नेचर, कैश की सारी इंफॉर्मेशन कैश में, परचेज की सारी इंफॉर्मेशन परचेज में, सेल्स की सारी इंफॉर्मेशन पूरे ईयर की सेल्स अकाउंट में, तो सबके सेपरेट अकाउंट बन जाएंगे। ठीक है। The transaction recorded in the journal or the subsidiary books are classified or posted in the main book। इसको क्या बोलते हैं? लेजर क्या बोलते हैं? जो भी जर्नल एंट्री लिखी गई है, बाद में आप पढ़ेंगे कुछ और भी बुक्स बनाई जाती हैं, वहां पर हर अलग जगह लिखी इंफॉर्मेशन को कहां करेंगे? पोस्ट कर देंगे एक मेन बुक अकाउंट नोन एज अ लेजर। तो हम क्या बनाएंगे अगले स्टेप में? लेजर प्रिपेयर करेंगे। लेजर हैज एन इंडिविजुअल अकाउंट in which transactions related to that account are posted। आगे इसको डिटेल में भी देखा जाएगा प्रैक्टिकली। समराइजिंग इज द प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा। क्लासिफाइड डेटा यानी जो हम लेजर का फाइनल आउटकम हमको लेजर से मिला इन अ मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल। इस तरीके से लेजर के समराइज्ड इंफॉर्मेशन को हम इस तरीके से क्या करेंगे? मैनेज करने वाले हैं ताकि वो अंडरस्टैंडेबल और यूजफुल बन जाए। इंफॉर्मेशन क्रिएट करने वाले हम समराइज करेंगे तो क्या बनाने वाले हैं? तो इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए ताकि वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडेबल हो, यूजफुल हो। किसके लिए? चाहे वो इंटरनल यूजर हो, चाहे वो एक्सटर्नल यूजर हो, सबके लिए वो प्रॉपर अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं। तो किसमें करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। अभी मैंने आपको ये भी बताया। लीड द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है इसकी चर्चा तो बाद में आएगी, काफी आगे आएगा। हम बेसिकली क्या बनाते हैं? हमने कहा हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताना चाहते हैं, तो सर अभी मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन बनाएंगे और एसेट और लायबिलिटी, ये दो इंफॉर्मेशन हमने अभी आपको बताई। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस कैसे पता चलेगा? जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम का एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस नाम का एक स्टेटमेंट बनाएंगे और एक बैलेंस शीट तैयार करेंगे। बैलेंस शीट प्रिपेयर, ये हमें क्या बताएगा? ये हमें एसेट्स और लायबिलिटी उस डेट पर कितनी है उसकी इंफॉर्मेशन देगा और ये स्टेटमेंट हमें प्रॉफिट और लॉस की इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है। और इन दोनों को क्या बोला गया? कलेक्टिवली नोन एज ए फाइनेंशियल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। नाउ analysis and interpretation. Analysis is concerned with the establishment of relationship between the various items taken from profit and loss account and balance sheet। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में जो चीजें आई हैं उनको हम
मैंने क्या कहा, कई नजरिए से परखने वाले हैं हम, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, पिछले ईयर कितनी थी, अच्छा हमारा पर्टिकुलर रेशियो कितना है, हमारा करंट रेशियो कितना है, क्विक रेशियो कितना है, डेट इक्विटी रेशियो कितना है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप धीरे धीरे सीखेंगे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको एनालाइज करना होगा। इंटरप्रिटेशन इज कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग द मीनिंग। बेटा जरूरी नहीं है कि, जरूरी ये नहीं है कि जो बिजनेस के ओनर वो इंटरनल या एक्सटर्नल यूजर इन्वॉल्व हैं, जिसमें ओनर हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, कोई बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, कस्टमर हो सकता है, बैंक भी है, गवर्नमेंट भी है। आप ये बताइए, जिस लैंग्वेज में हम तो बिजनेस की लैंग्वेज में अपनी अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं, जैसे हमने कहा जनरल लेजर, ट्रायल, ट्रेडिंग, और हमारे यूजर में बहुत सारे यूजर ऐसे हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, और हमारी कंपनी में एम्प्लॉय हो, बीटेक किया है, बीटेक करके जो बच्चे कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो भी एम्प्लॉय हैं, वो भी यूजर है अपनी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। अब उनको अगर उठा के वही स्टेटमेंट पकड़ा दी जाएगी, ये लीजिए इंफॉर्मेशन आप देख लीजिए, तो बेटा वो बच्चे जिनको कॉमर्स आती ही नहीं है, वो बच्चे कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि ये लैंग्वेज तो हमें आती ही नहीं है। तो यूजर को हेल्प कैसे करेंगे हम? तो हमने कहा, हमने रिपोर्ट बना दी, हमने उसको एनालाइज कर दिया, और एनालाइज करने के बाद interpretation explaining the meaning and significance of relationship established by the analysis। जो हमारी ओपिनियन बनती है, जो ओपिनियन डिफरेंट, जो हमने एनालाइज करके डिफरेंट डिफरेंट चीजों को एक ओपिनियन फॉर्म की है, उसको, उस ओपिनियन को उस रेस्पेक्ट में हम क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉपर, जिससे क्या वो समझ में आए। आपने कभी देखा होगा मेडिकल में एक्सरे होता है, बेटा एक्सरे अगर हम देखते हैं हम नहीं समझ पाते, एक डॉक्टर बेहतर एक्सरे से देख के समझ जाएगा, लेकिन जब एक्सरे होता है तो मशीन क्या करता है, उसमें आई हुई ओपिनियन को वो एक रिपोर्ट भी बना के देता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो जिसको वो देखना नहीं आता नॉर्मल लोग, उस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि फ्रैक्चर आर सीन और नॉट। तो वैसे ही यहां पर क्या होगा, एक्सप्लेनेशन होगा। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल डेटा आर कैरीड आउट सो दैट द यूजर ऑफ फाइनेंशियल डेटा कैन मेक अ मीनिंगफुल जजमेंट, ठीक है, ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की सही स्थिति और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जो एक्सप्लेनेशन करेंगे आफ्टर एनालिसिस, उसे हम क्या करने वाले हैं, इंटरप्रिटेशन। Done. And last one, communicating. Finally, accounting functions involve communicating the financial information, financial statement to its user. The communicating information should be provided in the time to the user so that appropriate decision may be taken at the appropriate time। सही समय पर सही फैसला किया जा सके, किसके थ्रू, यूजर के थ्रू। इसलिए उन सबको क्या कर देना है, कम्युनिकेट कर देना है ये सारा डेटा, ठीक है बेटा। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सर क्यों करते हैं अकाउंटिंग, उद्देश्य क्या है हमारा, हम पढ़ना क्या चाहते हैं, कुछ तो होगा। हाँ जी बेटा, मेंटेनिंग रिकॉर्ड। सबसे पहले अकाउंटिंग करने से बिजनेस की हर चीज, हर छोटे छोटे अमाउंट या बड़े से बड़े अमाउंट का एक रिकॉर्ड डेट टाइम के हिसाब से हो जाएगा। यानी हमें कुछ भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, एक सॉलिड, जैसे कहते हैं कि सबूत के तौर पर है कि हर एक ट्रांजैक्शन क्या है, रिकॉर्डेड है हमारे पास। तो उससे क्या तैयार हो जाता है, मेंटेन। जैसे कि आप बेटा पढ़ते हो बुक्स और कुछ इंपॉर्टेंट लगता है जो आप बाद में भूल न जाओ तो उसकी नोट्स बना लेते हैं। तो बिजनेस में तो बेटा हर ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सी ट्रांजैक्शन आप छोड़ दोगे। तुमने कहा रिकॉर्ड करने से पूरा डेटा हमारे पास क्या होता है, मेंटेन होता है। The objective of accounting is to record financial transaction and event of the organization in the books of account। जिसमें लिखा जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, ये डेटा जहां लिखा जाता है उसे बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। एंड सिस्टमैटिक मैनर फॉलोइंग द
प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी। किस मैनर में लिखा जाएगा? फॉलोइंग, इस मैनर में लिखा जाएगा जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, सब उन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, इस मैनर में ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो आगे हमें पढ़ना होगा प्रिंसिपल को। अगर हमें रिकॉर्डिंग सीखना है तो हमें भी प्रिंसिपल पहले जानना पड़ेगा ना बेटा, रूल एंड रेगुलेशन क्या है अकाउंटिंग के, तो हमें भी सीखना होगा। अच्छा, इससे क्या मिला? अभी आपने देखा डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आती है इंफॉर्मेशन, तो क्या पता चलता है हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस। अभी मैंने बताया था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, कब बनेगा? समराइजेशन वाली स्टेज पर, ये पता चलेगा। अच्छा, उसमें 2 स्टेटमेंट बनाई थी सर हमने, इससे हमें प्रॉफिट पता चला था। दूसरी जो बैलेंस शीट बनाई थी उससे क्या पता चला था? फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटी की क्या पोजीशन है वो पता चलेगा। और क्या? फैसिलिटेटिंग मैनेजर्स, बेटा जो मैनेजर है उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू, सारे यूजर को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाया करेगी। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू हैव रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस। बिजनेस के पास जितनी भी एसेट्स है उनका पूरा रिकॉर्ड बिजनेस के पास मेंटेन है। Accounting maintains record of assets owned by the business which enable the management to exercise control। बेटा आपके पास कितनी प्रॉपर्टी आपको यही नहीं पता है अगर, तो आप कंट्रोल कितनी प्रॉपर्टी को करोगे? आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि कितनी प्रॉपर्टी को मुझे कंट्रोल करना है? पहले ये तो पता, पूरा रिकॉर्ड करो कि आपके पास टोटल प्रॉपर्टी कितनी है, एसेट्स कितने हैं। जब सब पता होगा तो आपको सारा कंट्रोल करना है, कहीं पर वेस्टेज ना होने पाए। तो इस तरीके से हम अपनी एसेट्स को प्रोटेक्ट भी कर पाते हैं। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस क्या क्या है? बार बार बेटा रिपीटेडली वो चीजें आने वाली है, पहला चैप्टर है। फिर से देखो, अभी पहले आएगा मेंटेन सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हाँ, एक फंक्शन तो इसका ये है, एक फंक्शन तो ये है कि रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। दूसरा फंक्शन ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करता है, जिससे हमें प्रॉफिट लॉस पता चलता है। प्रॉफिट लॉस के अलावा बैलेंस शीट बनती है तो हमें एसेट्स और लायबिलिटी की पोजीशन पता चलती है। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट को देखिए कैसे पूरा करते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एक्सेप्टेड एज एविडेंस। बेटा जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, कहते हैं कोर्ट में, आप लोगों ने कई बार मूवीज में भी देखा होगा, कोर्ट में किसी ने किसी की वीडियो बना ली तो वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता है। बट बेटा हमारा जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनता है ना, वो एक एविडेंस की तरह एक्सेप्ट किया जाता है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। लॉ में हमारे बुक्स ऑफ, किसी भी कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उनको एक कंक्लूसिव एविडेंस के फॉर्म में एक्सेप्ट किया जाता है। If they are maintained systematically following the accounting principle and concepts, लेकिन वो रिकॉर्ड्स कैसे बने होने चाहिए? प्रॉपर मैनर में बने होने चाहिए, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उन पर ऐसा नहीं कुछ भी बना दिया हो। ठीक है, besides the law such as Companies Act, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, ईटीसी। मतलब अगर हम सर कंपनी है तो हमारे ऊपर कंपनी एक्ट लगता है। अगर हम कंपनी में प्रॉफिट लॉस करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, तो इनकम टैक्स भी लगता है। हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, तो हमारे ऊपर जीएसटी भी लगता है। तो इन सब की काउंटिंग हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट ही तो होगा। तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट जो डिटेल प्रोवाइड करेगी उसी को, इन सारे कानून को मानना पड़ेगा कि हाँ भाई जितना मैं प्रॉफिट बता रहा हूं हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट बता रही है, अकॉर्डिंगली हम आपको इनकम टैक्स पे करेंगे। ठीक है। Require submission of return in the form and period as prescribed in law. The return can be submitted in the accounting records are maintained systematically and timely. तो भाई ये कानून की कुछ रिक्वायरमेंट, जैसे कंपनीज एक्ट कहता है कि फाइनल अकाउंट जब बनेगा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आरओसी के पास हर साल उसको सबमिट करना है। तो जब बनेगा तभी तो सबमिट होगा, नहीं बनेगा तो
सबमिट नहीं होगा तो आप लॉ की नजर में डिफॉल्टर हो जाओगे, तो लीगल रिक्वायरमेंट जो थी वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। इनकम टैक्स एक्ट कहता है आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है और आपके इनकम पर टैक्स आपको देना होगा। तो जब तक बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं होगी हम अपने टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जीएसटी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो हम सारे लॉस में क्या होंगे, डिफॉल्टर हो जाएंगे। तो इसलिए अकाउंटिंग अगर प्रॉपर है तो हमारी हेल्प करता है कि सर कोई दिक्कत नहीं, सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट हो, आप फटाफट से सारा काम कर लीजिए। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कई बार हो गया, ये एक काम करता है। असिस्टेंट टू द मैनेजमेंट, मैंने अभी कहा अगर इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास है तो फ्यूचर फोरकास्टिंग कर सकते हैं। वो देखेंगे हमने जो डिसीजन लिया था उसका क्या आउटकम हमारे पास आया है, और अगर वो डिजायर्ड आउटकम नहीं है तो उसमें करेक्टिव एक्शन हमें आगे के लिए क्या लेना चाहिए। इस तरीके से क्या करता है, मैनेजमेंट को असिस्ट करेगा फॉर डिसीजन मेकिंग। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, क्या फायदा हुआ, एडवांटेज, इंफॉर्मेशन, बिजनेस की इंफॉर्मेशन मिल गई पूरी। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, वही अभी बात आई जस्ट, द मैनेजमेंट मेक बिजनेस प्लान, टेक डिसीजन एंड एक्सरसाइज कंट्रोल। तो इनको प्लान्स बनाने, डिसीजन लेने और अपने प्लान के हुए प्रोसीजर को कंट्रोल करना है। तो विदाउट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को हेल्प नहीं हो पाएगी। रिप्लेस मेमोरी, एक ये भी फायदा है कि हमको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जो भी होगा वो लिखा होगा। फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी का मतलब क्या होता है बेटे जी, आप पिछले साल 9th में, पिछले साल 9th में कितने परसेंट नंबर पाए थे? किसी बच्चे ने कहा सर मैं 70% नंबर पाया था। मैंने कहा बेटा 10th में आपके कितने परसेंट नंबर आए थे? उसने कहा सर 10th में मेरे 90% नंबर आए हैं। मैंने कहा 70 से 90, ये क्या है? हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं आपका। पिछले साल 70 से 90, इसका मतलब कि कंपैरेटिव स्टडी करने का मतलब ये बच्चा मेहनत कर रहा है, ज्यादा सिंसियर हो गया है। और अगर आपके कम हो गए होते नंबर तो कहते ये बच्चा लापरवाही कर रहा है। तो जब ये प्रॉपर फॉर्मेट में बनाते हैं तो हम लास्ट ईयर के डेटा से इस ईयर के डेटा को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी में कौन प्रोवाइड कर रहा है सर? अकाउंटिंग करेंगे तभी तो कंपेयर कर पाएंगे इंफॉर्मेशन को। ओके, अभी इसको समझा, जस्ट अभी समझाया था। टैक्स लायबिलिटी को सेटलमेंट करने में हेल्प करेगा, लोन लेने में हेल्प करेगा। सर लोन लेने में कैसे हेल्प करेगा बेटा? पहली चीज तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हमें बताती है कि हम हर साल कितना प्रॉफिट लॉस कमाते हैं। अगर वो दिखा रहा है कि सर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा है। इनकम टैक्स में भी देखिए उसका भी रिपोर्ट आईटीआर फाइल किया हुआ है, हर बार अपने प्रॉफिट पे जो भी टैक्स पे किया उसका आईटीआर फाइल किया हुआ है। तो इससे स्टैब्लिश होता है कि एक रिस्पॉन्सिबल प्रॉफिटेबल फर्म है। और बैंकों के लिए तो अगर ऐसा कोई मिल जाए जो प्रॉफिटेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो, सारे लॉस फुलफिल करता है, तो उस ऐसे कस्टमर को तो बैंक दौड़ के लोन देना चाहेगी। तो अगर आपका प्रॉपर अकाउंटिंग है, प्रॉपर ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इसकी हेल्प से आपको बैंक में जल्दी लोन, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंटेशन बैंक जो आपसे उम्मीद करता है, रिक्वायरमेंट करता है, वो सारे आपके रेडी है। तो सारे रेडी है तो आपको लोन लेने में भी हेल्प हो जाएगी। ये भी डिस्कस कर चुके हैं अभी हम। कभी कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है तो ये हमारा अभी बताया था, कोर्ट में एक्सेप्टेबल होगा। अगर कभी हम अपने बिजनेस को ही बेचना चाहते हैं, बिजनेस में सामान बेचने की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, कभी मैं चाहता हूं चलो मैं अपना बिजनेस ही बेच दूं, तो एक्चुअल में आज की डेट में मेरे बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटी की क्या पोजीशन है, उसको क्लियर कट एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? हमारी बैलेंस शीट से मिलेगी। और पिछले प्रॉफिट एंड लॉस से खरीदने वाला ये भी देख सकता है कि देख पाएगा कि ये फर्म कैसा है, कंपैरेटिव स्टडी कर पाएगा। तो उसकी वैल्यूएशंस क्या है एक्चुअल में, वो बेचने में हमें चाहिए होगी। वैल्यूएशन के लिए हमारी जो अकाउंटिंग हमें पूरी तरह से हेल्प करेगी। ठीक है। एंड नाउ हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट। जब आप 12th में जाओगे पार्टनरशिप करोगे बेटा,
तो वहां पर एडमिशन, रिटायरमेंट, नाम की नया पार्टनर आएगा, पुराना पार्टनर रिटायर होगा या किसी पार्टनर की डेथ हो गई, उस सिचुएशन में इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ विटल इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, प्रोवाइडेड द बेसिस ऑफ रीच सेटलमेंट, तो किसका कितना सेटलमेंट करना है उसका अकाउंट्स देखना पड़ेगा, उसके सारे प्रॉफिट लॉस एडजस्टेड है कि नहीं, वो सारी चीजें हेल्प करेगा। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, बेटा बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई, पर अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, यानी अपनी लिमिट के बियॉन्ड वो नहीं जा सकता। जैसे इंसान बहुत अच्छा है, बहुत तेज दिमाग लगा सकता है, इंसान हवा में भी उड़ सकता है लेकिन प्लेन के थ्रू, नेचुरली इंसान हवा में नहीं उड़ सकता, ये उसकी लिमिटेशन है, ठीक है। तो लिमिटेशंस का मतलब है कि आपकी लिमिट कहां तक है, तो ये थोड़ा सा लिमिट हो जाना। जैसे कोई चीज, आपके फोन की अगर मेमोरी हार्ड डिस्क 156 जीबी है या 256 जीबी है, तो उसकी लिमिट हो गई ना, 256 जीबी के बाद डेटा स्टोर नहीं कर सकता। तो कोई बहुत बुरी बात थोड़ी है, जो आपने लिमिट ली है उस काम को कर पा रहा है, उसके बियॉन्ड वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके बियॉन्ड वो नहीं कर पाता वो चीजें, वो उसका सेंस तो नेगेटिव हो जाता है ना, कि अच्छा सर ये काम नहीं कर सकता, ये काम नहीं कर सकता। तो लिमिटेशंस अकाउंटिंग की कुछ हैं जो वो परफॉर्म नहीं कर सकता, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, सर ये बहुत बड़ा पंगा है। अभी तो उसको कोर्ट में एडमिट किया कर रहे थे, कोर्ट एक्सेप्ट कर रहा था, सारे लॉ जो है एक्सेप्ट कर रहे थे, और अभी आप कह रहे मजाक कर रहे हो क्या कि एग्जैक्ट ही नहीं होता, मतलब गलत होता है, यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो निकल के आई है वो सही नहीं है। नहीं बेटा, ये लिखा हुआ है नॉट फुली एग्जैक्ट। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां से मेरे इस स्टूडियो से मेरे घर की दूरी 10 किलोमीटर है, ठीक है, यहां से एग्जैक्टली जब उसको नापा गया तो 10.2 किलोमीटर निकला। तो बताओ जो मैंने आपको बताया था क्या वो एग्जैक्ट था? नहीं। तो नियर अबाउट मैं कह सकता हूं सर 10.2 या 10 किलोमीटर नियर अबाउट, ठीक है, इट्स ओके, इट्स एक्सेप्टेबल और नॉट, इट्स एक्सेप्टेबल। अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां से मेरे घर की दूरी 10 किलोमीटर है, तो थोड़ा जो वेरिएशन है, अगर मान लो 9.7 भी हो गया या 10.2 हो गया, यानी कि 1 किलोमीटर ऊपर और 1 किलोमीटर नीचे, यानी 9 से 11 के बीच में अगर एग्जैक्टली वो आता है, तो मैं 10 बोल गया, तो दोनों साइड से देखा जाए तो इट्स एक्सेप्टेबल ट्रुथ, बट इट्स नॉट एग्जैक्ट। अगर कोई पूछे एग्जैक्ट बताओ एग्जैक्ट है या नहीं, तो मैं बोलूंगा सर इट्स नॉट एग्जैक्ट। यानी कि अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन, सर अभी तो हमने कहा आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे, रुपया एक हिसाब सही लिखा होगा, मैंने कहा वहां तक एग्जैक्ट है बेटा, बट एक प्रॉब्लम है ना, अकाउंटिंग में एक एक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्टली एग्जैक्ट ही लिखी जाती है, पर कुछ चीजें ऐसी आएंगी जिनके लिए हमें एस्टीमेट पर डिपेंड होना पड़ता है। जैसे हमें डेप्रिसिएशन नाम की एक चीज आप पढ़ोगे, तो डेप्रिसिएशन अगर लगाना है, किसी एसेट्स की वैल्यू में कमी कितनी आई एक साल में ड्यू टू यूज, तो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ लेनी होगी। क्या लेनी होगी कि इस एसेट्स की लाइफ कितनी होगी। अब बताइए किसी भी एसेट की लाइफ, क्योंकि पहले लिखा हुआ है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, तो एस्टिमेटेड को कभी हम एग्जैक्ट कैसे बोलेंगे? तो क्योंकि डेप्रिसिएशन के लिए जब हम उस एसेट की लाइफ को एस्टिमेट जैसे अप्रॉक्स बिल्कुल पकड़ते हैं कि सर इतना जाएगा, तो जब लाइफ एस्टिमेटेड आई तो उस पर कैलकुलेट किया हुआ डेप्रिसिएशन भी एस्टिमेटेड हुआ। ऐसा नहीं सर कुछ भी लाइफ ले लूं, वो तो अनफेयर हो गया। जैसे मैं बोलूं 100 किलोमीटर अगर मैं बोल दूं तो एस्टिमेटेड, मैं एग्जैक्ट नहीं हूं लेकिन 100 किलोमीटर बोलता हूं, निकलता 10 किलोमीटर 10.2, तो मेरी बात तो एक्सेप्टेबल भी नहीं होती। तो आप कुछ भी बता देते हो, 100 किलोमीटर निकला कितना 10.2। तो इसलिए जब एस्टिमेटेड लाइफ एसेट के लिए यानी पूरे साइंटिफिक तरीके से उसको कैलकुलेट किया गया है, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज उन्हें लगा करके, यानी जो लाइफ निकल के आ रही है वो एग्जैक्ट तो नहीं है पर वो फेयर है और एक्सेप्टेबल है। तो इसलिए बेटा
Accounting is not fully exact in spite of the fact that transactions are recorded on the basis of evidence। यानी कि हम ट्रांजैक्शन तो सारी बहुत बढ़िया एविडेंस के बिहार पर लिखते हैं और एकदम एग्जैक्ट लिखते हैं। Since at a few places, कुछ जगहों पर एस्टीमेट का इस्तेमाल करना पड़ता है जो फेयर बनाता है। यानी ये जरूरी भी है, नहीं करोगे तब भी गलत हो जाएगा, और करोगे तो सर इसमें एस्टीमेट लगाना पड़ता है। Are made for ascertaining profit, करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ चीजों का एस्टिमेट लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इस तरह की दो चार चीजों के अकाउंटिंग में हमें हल्का एस्टिमेट यूज करना पड़ा। वो कितना भी नियर अबाउट हो पर एग्जैक्ट नहीं हो सकता एस्टिमेट कभी भी, इसलिए जो रिपोर्ट आएगी उसे नॉट फुली एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, पर हाँ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पूरी तरह से रिलायबल है और भरोसा करने लायक है, क्योंकि उसमें जो एस्टिमेट्स लिए गए हैं वो ट्रू एंड फेयरली सही से कैलकुलेट किए गए हैं और एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। एक्सेप्टेबल मतलब अकाउंटिंग में वो एक्सेप्टेबल हैं वो एस्टिमेट्स, तभी उनको अलाउ किया गया है। ठीक है। Unrealistic information assets are recorded in the books of accounting at historical cost, depreciated over their time, और समय के साथ उसकी वैल्यू में कमी भी कर दी जाती है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के बेसिस पर। As a result, correct values are not shown. Also, the estimation of useful life of an asset make the information unrealistic. मैंने कहा इस एस्टिमेट की वजह से पहली चीज तो थोड़ा सा जो एकदम रियलिस्टिक था वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो गया। दूसरा हम कहते हैं भाई हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो एसेट्स जितने में खरीदी गई उतने पर लिखो और टाइम के साथ उसको डेप्रिसिएट भी करते जाओ। अगर किसी ने बिल्डिंग खरीदी 50 लाख रुपए की और फिर आगे धीरे धीरे बिल्डिंग की लाइफ 100 साल एस्टिमेटेड लाइफ है उसकी, तो 100 साल में उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम भी करते जा रहे हैं, जबकि एक्चुअल में मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू तो बढ़ रही है। अभी बेचने जाऊंगा 10 साल बाद तो जितने में खरीदा था उससे ज्यादा का मिलेगा, लेकिन हमारी बुक्स में तो जितने का खरीदा उससे भी कम आ गया। तो अब उसकी वो लॉजिकल चीज है, वहां पर बहुत लॉजिक है, पर वो लिमिट क्या है? लिमिटेशन कि जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो एक्चुअल में वो एसेट्स की वैल्यू उतनी नहीं जितनी दिखा रहे हैं। उसमें रीजन है, क्योंकि क्यों? अच्छा उसे सही भी कर सकते नहीं सर, हमारी अकाउंटिंग में अभी हमने कहा कि हमें प्रिंसिपल फॉलो करने होगा, तो हमारी अकाउंटिंग में एक प्रिंसिपल है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो ये कहता है आपको अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लेके चलना है, उसके पीछे और भी वजह है, आगे हम उसको पढ़ेंगे तो सीखेंगे। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव, बेटा अकाउंटिंग क्वालिटेटिव बातों को तो करता ही नहीं है, हम तो सिर्फ फाइनेंशियल बातें करते हैं। अभी तो आपने पढ़ा अकाउंटिंग इज कन्फर्म टू मॉनिटरी मैटर ओनली, केवल मॉनिटरी बात कर रहा है। देयरफॉर क्वालिटेटिव एलिमेंट लाइक क्वालिटी और स्किल, हमारे एम्प्लॉय की स्किल या क्वालिटी कितनी अच्छी है, हमारा मैनेजमेंट कितना बढ़िया डिसीजन लेता है, हमारा स्टाफ कितना अच्छा है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कितने अच्छे हैं, पब्लिक रिलेशन हमारे कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट है, इररिलेवेंट फॉर अकाउंटिंग। इररिलेवेंट कहता पैसे की बात करो, बाकी बातें छोड़ो, बकवास बंद करो। अकाउंटिंग इग्नोर द, कहता आपकी क्वालिटी को इग्नोर कर देता है, आपकी क्वालिटी को इग्नोर कर देता है, कहता आपकी क्वालिटी से लेना देना नहीं, अपनी क्वालिटी से जितने पैसे कमा के लाए हो बेटा उसको बता दो, वो लिख लूंगा, और तुम्हारी क्वालिटी कितनी अच्छी वो मुझसे मतलब नहीं है। ठीक है। अकाउंटिंग इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज, बेटा पैसे की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज का मेरा 100 रुपया क्या आज से 100 साल पहले भी उतनी वैल्यू रखता था? तो आज के 100 साल पहले 100 रुपया तो इतना ज्यादा होता था कि एक परिवार चल जाए पूरा, एक महीने में बेटा साल भर का खर्चा चला देंगे, इतनी वैल्यू थी 100 रुपए की। पर आज वही 100 रुपया कितना कम हो गया है, उसकी परचेज पावर कितनी कम हो गई है। तो बेटा ये जो प्राइस लेवल यानी पैसे की जो वैल्यू, इसकी जो चेंज यानी इन्फ्लेशन को वो काउंट नहीं कर रहा, इग्नोर कर देता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट मनी एज अ मेजरमेंट यूनिट चेंज इन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंटली, it does not remain stable. Accounting, however,
presumes that value of money remain stable। यहां से आप इसको याद रख सकते हैं। अकाउंटिंग कहता है कि हम ऐसा मान के चल रहे हैं जैसे वैल्यू ऑफ मनी हमेशा क्या है, स्टेबल, जबकि ये फैक्ट नहीं है। अकाउंटिंग में लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग से याद रखना, ड्रेसिंग मतलब सजना समझना, विंडो मतलब खिड़की से अपनी शक्ल दिखा रहे हो, मतलब बेटा डीपी। आप सब और डीपी लगाते होंगे, ये विंडो हो गया ना, बहुत सारी डीपी। अच्छा बेटा बताओ, आप और मैं अगर कभी किसी की डीपी देखी है व्हाट्सएप पर, और जब असल में आप पूछते हो तो आपको ये झटका क्यों लगता है? डीपी में कैसा दिख रहा है ये? अभी देखो कैसा दिख रहा है, इतना गोरा सुंदर जबरदस्ती। बेटा वो क्या है? मैंने एक चीज पूछा आपसे, बेटा ठीक है डीपी में आपको ये बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसे आपको ये इतना सुंदर नहीं लग रहा है, मुझे एक बात बताओ, जो डीपी जिसकी है ये वही आदमी है या दूसरा कोई है? क्या इसने किसी दूसरे हीरो की फोटो लगा रखी है? नहीं, है तो वही, पर उसने एडिटिंग कर रखी है। तो बेटा एक बात तो फैक्ट है, उसने दूसरे की फोटो का इस्तेमाल नहीं किया, आपसे झूठ नहीं बोल रहा है। यानी हम सभी सुंदर दिखना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, भले अच्छे हो या ना हो, ये हम सबकी चाहते हैं। कौन सी कंपनी चाहेगी कि हमारी बैलेंस शीट थोड़ा खराब दिखे? खराब दिखने जैसा मतलब बेटा यहाँ पर फाइनेंशियल टर्म को क्यों लेके चलना है? तो बैलेंस शीट में ताकत कैसे नापी जाएगी, सुंदर कैसे होगा? जितनी स्ट्रेंथ होगी, प्रॉफिटेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, लॉसेस नहीं दिखने चाहिए वहां पर, लॉसेस वो सुंदरता कम कर देगा उसकी। तो बेटा इस हिसाब से बैलेंस शीट स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए, लॉस नहीं दिखना चाहिए। तो उसमें भी कुछ थोड़ी सी एक्सेप्टेबल मैनिपुलेशन, मैंने कहा फ्रॉड नहीं दिखा सकते, एक्सेप्टेबल। जैसे सर मेरे पास ना पहले तो अच्छा प्रॉफिट आ रहा था, इस साल मेरे पास लॉस आ गया, इस साल प्रॉफिट एंड लॉस, इस साल मुझे लॉस हुआ है। इसके पहले बहुत सारा प्रॉफिट था, मैंने कहा प्रॉफिट क्या किए थे, सब खर्च कर दिए? नहीं सर बहुत सारा बचा के मैंने रिजर्व कर रखा है प्रॉफिट को, हर साल के प्रॉफिट से मैं थोड़ा थोड़ा रिजर्व गुल्लक में बनाता रहता था, और इस साल लॉस हो गया। तो क्या फर्क पड़ता है? सर लॉस माथे पे दिखेगा, बैलेंस शीट में लॉस दिख रहा है, मैंने कहा ये लॉस गायब करना है। तुमने कितने का रिजर्व बनाया? उसने कहा सर मेरे पास 50 लाख का रिजर्व है, इसके पहले 50 लाख। इस बार मैंने कहा कितना लॉस हुआ है? उन्होंने कहा इस बार केवल 4 लाख रुपए का लॉस है, लेकिन लॉस तो रेट पे हो गई ना। तो बेटा जैसे ही मैंने कहा एक काम करो, इस लॉस को इस रिजर्व से माइनस कर दो और बोलो आपके पास रिजर्व कितने बचे हैं? 50 की जगह आप बोलो सिर्फ 46 के रिजर्व है मेरे पास। ये मैंने मैनिपुलेट किया, हालांकि मैं अपने ही रिजर्व से अपने लॉस को राइट ऑफ कर रहा हूँ। रिजर्व को 50 और 4 लाख रुपए लॉस दिखाने की जगह क्या 46 का रिजर्व दिखा दिया। इस मैनिपुलेशन करके जब पहली नजर में कोई हमारी कंपनी की बैलेंस शीट देखेगा तो उसे लॉस दिखेगा, नहीं बोलेगा अच्छा था बड़ी अच्छी कंपनी, 46 का तो रिजर्व रखा है, अच्छी कंपनी है। तो बेटा इस तरह के एक्सेप्टेबल मैनिपुलेशन की वजह से हम कहते हैं ये विंडो ड्रेस कर रहा है। द टर्म विंडो ड्रेसिंग मींस मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स इन अ मैनर दैट विटल फैक्ट्स आर कंसील्ड। बहुत बड़े सच को छुपा दिया, 4 लाख रुपए के लॉस को छुपा दिया। एंड प्रेजेंट, और मैंने क्या दिखाया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन बेटर पोजीशन। मैंने कहा देखो बहुत अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन है, सुंदर दिखा दिया, बेटर पोजीशन। कितनी सुंदर दिखाया? जितनी अच्छी वो है नहीं। देखिए क्या कहता है, ये आपको उतना सुंदर दिखा देता है जितने सुंदर एक्चुअल में आप हो नहीं, बस यही काम है, इसी लाइन पे लिखा है, बेटर पोजीशन देन एक्चुअल। सही में असलियत में जो आपकी सिचुएशन है उससे बेहतर शो करने लगता है। दिस सिचुएशन इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट शो करेक्ट प्रॉफिट और लॉसेस, जो मैंने अभी आपको बताया था। बैलेंस शीट डज नॉट गिव फेयर व्यू, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। बेटा यहां पर ये, लेकिन ये नहीं कि आप कहीं अलग से कुछ भी जबरदस्ती कर दो। फ्रॉड अलग चीज है और मौजूद ऑप्शन में मैनिपुलेट करके हम आपको अच्छा दिख जाए, ये अलग चीज है। विंडो ड्रेसिंग इज नॉट ए फ्रॉड, इट्स एक्सेप्टेबल। तो जो जानते हैं उनको ये समझना पड़ेगा। इस वीडियो में यही तक करते हैं बेटा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।